वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा डीसी मशीन के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी पैरेलल पाथ्स आर देयर इन 6 पोल सिंप्लेक्स लैप बाउंड डीसी मशीन। जब हम लैप वाइंडिंग करते हैं, जब भी लैप वाइंडिंग, तो लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल होते हैं, नंबर ऑफ पोल। तो यहाँ नंबर ऑफ पोल कितने हैं? 6। तो यहाँ पे 6 पैरेलल पाथ होंगे। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 6। यहाँ पे एक सिंपलेक्स टर्म है। तो सिंपलेक्स क्या होता है कि जो हमारा डीसी मशीन का आर्मेचर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, उसमें से स्लॉट कटे हुए होते हैं जिसमें कि हम हमारी वाइंडिंग को रखते हैं। ठीक है, तो ये स्लॉट हो गए, 1 2 3 स्लॉट बनाया अपन। यदि ऐसे वाइंडिंग ये गोल होगा तो एक स्लॉट में यदि एक कंडक्टर को रखें हम, ठीक है, ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स वाइंडिंग। ठीक है, और जब ऐसे स्लॉट कटे हुए हो और इसमें हम क्या करें, जैसे एक स्लॉट है, 1 2 और 3, इसमें हम वाइंडिंग जो है हमारी यहाँ पे डबल डबल रखे पैरेलल में, 1 2 1 2, तो ये ऐसी होती है डुप्लेक्स, डुप्लेक्स वाइंडिंग बोलते हैं इसको। और जब 2 से ज़्यादा हम यहाँ पे रख रहे, ठीक है, यहाँ पे ऐसी 3 रखे तो ट्रिप्लेक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो सिंप्लेक्स डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स इस टाइप से होता है। इसके कुछ फायदे होते हैं। जब हम सिंप्लेक्स वाइंडिंग की बात करें तो हमारी सिंप्लेक्स वाइंडिंग कुछ इस टाइप से होगी। ठीक है, एक सिंगल वाली, ठीक, इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। यदि मान लो यहाँ दी 1 एम्पियर है और 12 वोल्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो सिंप्लेक्स। जब हम डुप्लेक्स की बात करेंगे तो यहाँ 2 वाइंडिंग को हम पैरेलली डाल दे रहे हैं। ठीक है, 1 और 2, ये डुप्लेक्स हुई हमारी। तो डुप्लेक्स में क्या हुआ कि यहाँ पे 6 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 एम्पियर हो जाएगा और यहाँ पे 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर यहाँ से 2 एम्पियर, और टोटल वोल्टेज पैरेलली कितना है, 6 वोल्ट। यहाँ की पावर निकालेंगे तो होंगी 12 इंटू 1 इजिकल टू 12। ठीक है, यहाँ की पावर निकालेंगे तो होंगी 6 इंटू 2 इजिकल टू 12। ठीक है, इसी प्रकार से हम ट्रिप्लेक्स भी देख लेते हैं। ट्रिप्लेक्स में क्या होगा, यहाँ पे 3, 1 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, इनके क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट होंगी वो कितनी होंगी, ऐसे ऐसे करके एक एक एम्पियर, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो ये टोटल कितनी होंगी, 3 एम्पियर। तो जो हमारी पावर निकल के यहाँ से आएगी वो कितनी होगी, 4 इंटू 3, वो भी कितनी आएगी, 12। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जब हम नंबर ऑफ वाइंडिंग को बढ़ा रहे हैं, जैसे डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारी करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग, ठीक है, उसमें चेंज आ रहा है। वोल्टेज रेटिंग हमारी यहाँ कम होते जा रही है, मतलब 6 वोल्ट हो गई, यहाँ 3 वोल्ट हो गई। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारी मशीन को हेवी लोड के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए फायदेमंद होती है। तो ये होता है सिंप्लेक्स डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था 6A। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन अ डीसी मशीन ऑफ। ठीक है, वेव वाइंडिंग को हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो जो हमारी वेव वाइंडिंग होती है, वेव वाइंडिंग, तो उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं ना, पैरेलल पाथ, वो ऑलवेज कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, और जो हमारी लेप वाइंडिंग होती है उसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वो होते हैं हमारे इक्वल टू नंबर ऑफ पोल के। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे डायग्राम बना के समझते हैं। मान लो कि एक वाइंडिंग है जिसमें कंडक्टर है हमारे जेड इजिकल टू 8, ठीक है, और हमारे पोल है 4। ठीक है, तो जो वेव वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं, 2 ही है। तो हमको 2 पैरेलल पाथ, जैसे एक पैरेलल पाथ और इसमें कितने, 1 2 3 और 4 कंडक्टर इसमें कनेक्ट कर दिए हमने, और एक और पैरेलल पाथ 1 2 3 और 4 इसमें कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेव वाइंडिंग। ठीक है, और मान लो कि सबके क्रॉस एक 1 1 वोल्ट है, 1 1 1 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट, 1 1 1 1, ये 4 वोल्ट दोनों पैरेलल में, तो एक क्रॉस टोटल वोल्टेज कितना आ गया, 4 वोल्ट। ठीक है, ये 4 वोल्ट है, तो यहाँ से 1 एम्पियर की करंट, 1 एम्पियर यहाँ से और 1 एम्पियर यहाँ से फ्लो करा दी, और टोटल करंट कितनी होगी हमारी, 2 एम्पियर। सेम कंडीशन हम किसके लिए देखते हैं, लेप वाइंडिंग की। तो लेप वाइंडिंग के लिए जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं, नंबर ऑफ पोल के होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंडक्टर तो ऐसे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 4 है तो नंबर ऑफ पैरेलल के पाथ कितने हो जाएंगे, 4। जैसे 1 2 3 और एक 4।
ठीक है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फोर हो गया, कंडक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो ये इसको इस टाइप से बनाएंगे हम, ठीक। यहाँ पे 1 वोल्ट लेंगे हम, 1 1 1 1 1 1। तो टोटल वोल्टेज कितना है यहाँ पे, 2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे इसके क्रॉस 2 वोल्ट, तो सारे के क्रॉस, ठीक। यहाँ पे 1 एम्पीयर करंट, यहाँ पे 1 एम्पीयर करंट, यहाँ पे 1 एम्पीयर करंट, यहाँ पे 1, मतलब टोटल यहाँ से 4 एम्पीयर की करंट को फ्लो करा रहे हैं हम, ठीक है। पावर तो हमारी कितनी हो रही, 4 × I कितनी है, 2, तो ये 8 हो गई। यहाँ भी 8 हो गई, 2 × 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ करंट रेटिंग जो हमारी है वो क्या है, तो जो हमारी वेव वाइंडिंग होती है इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारी वोल्टेज रेटिंग कितनी है, 4 वोल्ट, और करंट कितना है यहाँ से, 2 एम्पियर। तो वेव वाइंडिंग को हम यूज करते हैं काय के लिए, हाई वोल्टेज, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए। और जब हम लेफ वाइंडिंग की बात करें तो यहाँ करंट कितना था हमारा, 4 एम्पियर, मतलब यह होती है हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे को इसके लिए पूछा है, डीसी मशीन काय के लिए, वेव वाइंडिंग के लिए। तो वेव वाइंडिंग होती है हमारी हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए, ठीक है। मतलब लो करंट एंड हाई वोल्टेज के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डू नॉट यूज इक्वलाइजर रिंग। ये तो कौन सी मशीन में इक्वलाइजर रिंग का यूज नहीं करते हैं। तो जब हम लेप वाइंडिंग की बात करते हैं, लेप वाइंडिंग, तो उसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू होता है हमारा नंबर ऑफ पोल, मतलब नंबर ऑफ पोल के बराबर होते हैं हमारे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो उसमें क्या होता है कि कुछ इस टाइप से कनेक्शन होता है, ठीक है। जैसे 4 पोल की मशीन है तो उसको इस टाइप से होगा, ठीक है, 1 2, ठीक है। तो हमने यहाँ 8 कंडक्टर 4 पोल की मशीन बनाई है। तो यहाँ पे जो पर जो ये एक पैरेलल पाथ हुआ, एक पैरेलल पाथ हुआ, ये एक पैरेलल पाथ हुआ, और ये नेक्स्ट पैरेलल पाथ हुआ। तो इसमें क्या होता है कि सभी पैरेलल पाथ में जो हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है, ठीक है, ये V1 V2 V3 या V4 ले लेते हैं हम, ये सभी के क्रॉस में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है वो सेम नहीं होता है, ठीक है। टेक्निकली सेम नहीं होता, कुछ ना कुछ, जैसे 0.9 हुआ, ये 1 हो गया, ये 1.1 हो गया, ये 0.8 हो गया। तो इसके कारण क्या होंगे कि इसके बीच में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होंगी वोल्टेज डिफरेंस के कारण। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इक्वलाइजिंग रिंग का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इक्वलाइजर रिंग। ऊपर से तो कनेक्टेड है, यहाँ सेंटर से जो रिंग का यूज करते हैं इसको बोलते हैं इक्विलाइजर रिंग। ये हमारे वोल्टेज को सेम करने के लिए यूज करते हैं इक्वलाइजर रिंग का। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो रही है वो फ्लो नहीं होती है। तो लेप वाइंडिंग में तो हम इसका यूज करते हैं, लेकिन वेव वाइंडिंग में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं, इसमें वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ ऑफ पैरेलल पाथ वो होते हैं नंबर ऑफ पोल के इक्वल टू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होते हैं वेव वाइंडिंग में, और लेप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं नंबर ऑफ पोल के बराबर होते हैं। तो हमको लेप वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग का यूज करना पड़ता है, लेकिन वेव वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग का यूज नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, लेप वाइंडिंग। इसमें तो करना पड़ता है, ये भी लेप वाइंड है, इसमें भी करना पड़ता है, ठीक है। एक वेव वाइंडिंग ये है, एक वेव वाइंडिंग है। तो यहाँ पे क्या सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग में हमको इक्वलाइजिंग रिंग का यूज नहीं करना पड़ता, ठीक है। जब डुप्लेक्स की बात करेंगे तो एक ही में कैसे 2 कंडक्टर रखे हुए होते हैं एक ही स्लॉट में, तो भी पैरेलली ऐसे कनेक्ट होते हैं, तो इसमें भी अनइक्वल हो सकता है, तो इसमें भी हमको इक्वलाइजर रिंग का यूज करना पड़ सकता है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 4 पोल सिंप्लेक्स वेव वाउंड डीसी मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर अ 4 पोल 2 लेयर डीसी लेप वाइंडिंग विथ 20 स्लॉट इन 1 कंडक्टर पर लेयर, द नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार इज इक्वल टू, ठीक है। जो हमारे कम्यूटेटर बार होते हैं, कम्यूटेटर बार, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे नंबर ऑफ स्लॉट के इक्वल टू होते थे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्लॉट कितना हमारा 20 स्लॉट है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन है 20 स्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस द डेवलप्ड टॉर्क डिपेंड ऑन, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस की बात करेंगे तो इसमें जो टॉर्क होगा, टीई इज इक्वल टू होता है, मतलब डेवलप्ड टॉर्क होता है वो स्टेटर फील्ड स्टेटर फील्ड स्ट्रेंथ इनटू रोटर फील्ड स्ट्रेंथ, रोटर फील्ड स्ट्रेंथ इनटू साइन डेल होता है, ठीक है।
और यहाँ पे साइन डेल क्या होता है, टॉर्क एंगल होता है, ठीक। साइन डेल, तो यहाँ पे डेल जो होता है, ठीक है, जो डेल होता है उसको बोलते हैं टॉर्क एंगल, ठीक है। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो स्टेटर फील्ड की स्ट्रेंथ पे, दूसरा रोटर फील्ड की स्ट्रेंथ में, और उनके बीच के एंगल पे। मतलब जो ये टेल होता है इसको बोलते हैं टॉर्क एंगल। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन होगा, सी। स्टेटर फील्ड, रोटर फील्ड स्ट्रेंथ एंड टॉर्क एंगल, इन सब पे डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में जो डेवलप टॉर्क होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर रोटेटिंग इन अ बाइपोलर फील्ड इज, ठीक है। जो बाइपोलर फील्ड है मतलब एक एन है एक एस है। एन एस, इसके फील्ड में जब कोई कंडक्टर रोटेट होता है, ठीक है, तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स होता है और एक कंडक्टर रोटेट करेगा तो कंडक्टर से फ्लक्स कट करेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा कंडक्टर में, क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब फ्लक्स में चेंज होगा, उसके कारण इसमें एक ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो जो ये ईएमएफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण होता है, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा एसी होता है, मतलब अल्टरनेटिंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एसी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवफॉर्म ऑफ द आर्मेचर एमएमएफ इन डीसी मशीन। तो जो डीसी मशीन में आर्मेचर का एमएमएफ होता है, तो उसकी वेवफॉर्म कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है, इस टाइप से होती है। तो ये होती है हमारी ट्रेंगुलर वेवफॉर्म, ठीक है, कैसी, ट्रेंगुलर वेवफॉर्म। तो जो हमारा आर्मेचर एमएमएफ होता है डीसी मशीन में, तो उसकी वेवफॉर्म हो गई हमारी ट्रेंगुलर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन डीसी मशीन शेप ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज। जो मेन फील्ड फ्लक्स होता है हमारा डीसी मशीन में, डीसी मशीन में जो मेन फील्ड फ्लक्स होता है, मेन फील्ड फ्लक्स, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वेवफॉर्म हमारी कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है, मतलब ऐसी। इसको बोलते हैं हम फ्लैट टेप, ठीक है, फ्लैट टेप्ड, या इसको फ्लैट टॉप भी बोलते हैं, या फिर बोलते हैं इसको क्या, ट्रेपेजोइडियल, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो आर्मेचर की हमने देख लिया अभी कि आर्मेचर की कैसी होती है, ट्रेंगुलर होती है। आर्मेचर एमएमएफ की होगी हमारी ट्रेंगुलर, और जो हमारी फील्ड है उसकी कैसी हो गई, फील्ड की होगी हमारी फ्लैट टेप, ठीक है। इसको फ्लैट टॉप भी बोलते हैं या फिर ट्रेपेजोइडियल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, फ्लैट टेप्ड या ट्रेपेजोइडियल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूटिलाइज्ड इन, ठीक है। जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका यूज हम कहाँ करते हैं ये हमें बताना है। तो जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो क्या होता है कि जो हमारे दो पोल है, तो ये पोल हमारे एन एस स्टेशनरी है, ठीक है, पोल क्या हो गए, स्टेशनरी, और इसके बीच में हम यदि कंडक्टर को रोटेट करा दिए, ठीक है, तो इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा इसमें, ठीक है, मतलब इसके फ्लक्स में चेंज आएगा जिससे एक इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो इसके कॉर्नर में जीरो पे ईएमएफ मिलेगा हमको। एक तो ये तरीका हो सकता है, दूसरा क्या होगा कि हम एक काम करते हैं कि हमारे कंडक्टर को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, और इसके बीच में हमारी एक मैग्नेट है, ये एन पोल है एस पोल है, इसको रोटेट करा देंगे तो भी इसके फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा, तो भी इसमें क्या आएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। या तो कंडक्टर स्टेशनरी हो, या तो कंडक्टर स्टेशनरी हो यहाँ पे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड हमारा स्टेशनरी हो और हमारा कंडक्टर रोटेट हो, तो इससे क्या होगा कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। इसका यूज हम करते हैं जनरेटर में, ठीक है, जनरेटर में ईएमएफ को इंड्यूस्ड करने के लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डमी कॉइल आर यूज्ड फॉर, ठीक है, नाम से स्पष्ट है कि जो डमी कॉइल है, डमी कॉइल, इसको हम इसलिए लगाते हैं कि इससे हमारी जो आर्मेचर है, ठीक है, ये आर्मेचर है या रोटर पार्ट है, तो इसमें क्या मैकेनिकल बैलेंस बना रहे, मैकेनिकल बैलेंस बना रहे, ठीक है, मैकेनिकल बैलेंस
बना रहे इसलिए हम करते हैं डमी कॉइल का यूज। जो हमारा डमी कॉइल होता है हमारा, ना हो तो हमारे आर्मेचर कॉइल से कनेक्टेड होता है, ना ही हमारे फील्ड कॉइल से कनेक्टेड होता है, वो सिर्फ ऐसे ही मैकेनिकल बैलेंस के लिए रखा हुआ होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर अ लीनियर इलेक्ट्रोमैकेनिकल सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा काय के लिए, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सर्किट के लिए। तो जो फील्ड एनर्जी इज इक्वल टू द को एनर्जी, फील्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन को एनर्जी, फील्ड एनर्जी लेस देन को एनर्जी, को एनर्जी इज जीरो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, जो हमारी फील्ड एनर्जी है वो इक्वल होती है हमारी को एनर्जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन इलेक्ट्रिकल मशीन मैग्नेटिक लीकेज अनडिजायरेबल, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, किस फैक्ट के कारण अनडिजायरेबल होता है हमारा मैग्नेटिक लीकेज। ठीक है, तो लोअर द पावर एफिशिएंसी, प्रोड्यूसिंग फ्रिंजिंग, लीड्स टू देयर इंक्रीज वेट। ठीक है, तो जो हमारा फ्रिंजिंग वाला केस है, तो फ्रिंजिंग क्या होता है कि जो मैग्नेटिक लीकेज होता है उसके कारण, मान लो कि ऐसी एक कोर है, सिंपल समझने के लिए हम एक कोर को मान रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो उसके कारण क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे यदि कोई एयर गैप है तो डायरेक्ट फ्लो होना चाहिए ऐसा फ्लक्स में बीच में से, लेकिन क्या होता है कि वो अपना एरिया बढ़ा लेता है, ऐसा ऐसा साइड साइड से फ्लो होने लगता है। तो ये लीकेज के कारण क्या आ जाती है, इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग, फ्रिंजिंग। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है कि इसको रिड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक लीकेज को, लीड्स टू देयर इंक्रीज वेट। ठीक है, एक ये, तो जो ऑप्शन में बी और सी है ये करेक्ट है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है बोथ 2 and 3 ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, मतलब प्रोड्यूसिंग फ्रिंजिंग और लीड्स टू देयर इंक्रीज्ड वेट, इसके कारण हम अनडिजायरेबल होता है हमारा क्या, मैग्नेटिक लीकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ पी पोल एंड द आर्मेचर रोटेट इट n revolution per minute, स्पीड दी हमको n revolution per minute, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द मशीन इज। ठीक है, जब हम स्पीड के टर्म में निकलते हैं तो हमारी जो स्पीड होती है n इज इक्वल टू होती है 120 एफ अपॉन में पी। यहाँ पे एफ होता है फ्रीक्वेंसी और पी होता है नंबर ऑफ पोल। ठीक है, तो जब हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी को यहीं रहने के बाकी टर्म को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एन पी अपॉन में 120, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एन पी अपॉन में 120। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एन पी अपॉन में 120, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी एन पी इज इक्वल टू एन पी इज अपॉन 120। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्या हो गया, पी हो गया नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल। ठीक है, और क्या है एन, तो एन है स्पीड। ठीक है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई पी एन अपॉन 120 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लैंक हेल्प टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर ऑफ अ जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर के कंडक्टर में जो करंट फ्लो होंगी उसकी डायरेक्शन हमें क्या बताएगा, अब हमको बताना है। तो ये बताता है हमारा फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है। तो जो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में यदि हमारा थंब हुआ, ये हमारी फर्स्ट फिंगर हुई और ये हमारी मिडिल फिंगर हुई। ठीक है, तो यदि मोशन की डायरेक्शन को हमारा थंब बता रहा हो, थंब क्या बता रहा हो, मोशन, मोशन या किस डायरेक्शन में हमारा जनरेटर रोटेट हो रहा है। ठीक है, और जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, क्या, फर्स्ट फिंगर, ये हमें बता रही हो क्या, हमारी फील्ड की डायरेक्शन को, फील्ड डायरेक्शन को, फील्ड डायरेक्शन बोले तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को। ठीक है, तो जो हमारी सेकंड फिंगर होंगी, या इसको मिडिल फिंगर भी बोलते हैं, तो हमारी सेकंड फिंगर जो होंगी वो हमको दिखाएंगी करंट की डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को। तो हमने देखा कि जो हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, क्या, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये बताता है हमारे जनरेटर में कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन को। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ ऑप्शन डी, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। और जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है, ठीक है, तो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है उसमें ये थंब हो गया, ये फर्स्ट फिंगर हो गई, ये मिडिल फिंगर हो गई। ठीक है, तो जो यदि ये फर्स्ट फिंगर हमको बताए काय की डायरेक्शन को, फील्ड की, और सेकेंड फिंगर हमको बताए काय की डायरेक्शन को, करेंट की, तो जो हमारा थंब होता है वो हमको दिखाता है मोशन की डायरेक्शन को, मोशन की। तो ये यूज होता है मोटर में। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड रूल हो गया मोटर में और राइट हैंड रूल हो गया जनरेटर में। तो यहाँ काय के लिए पूछा है, जनरेटर के लिए, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेप वाइंडिंग इज प्रीफर्ड फॉर विच टाइप ऑफ मशीन। तो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि जो लेप वाइंडिंग होती है उसका यूज करते हैं हम
हाई करंट एंड लो एप्लीकेशन यूज के लिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, हाई करंट एंड लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डायनेमो इज समटाइम्स सेड टू बी जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज एक्चुअली एक्ट एज अ सोर्स ऑफ, ठीक है। जब डायनेमो होता है हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, तो एक प्रकार से वो क्या होता है, जनरेटर होता है, ठीक है। तो उसको किस सोर्स के रूप में हम कंसीडर करते हैं, तो होता है हमारा ईएमएफ, तो वो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड करता है, तो उसको ईएमएफ सोर्स के रूप में हम कंसीडर करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेटेड इन डीसी जनरेटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट वोल्टेज बाय डिवाइस कॉल्ड, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, तो वो कैसे होता है, एन होता है, ये पोल हो गया, इसके बीच में हम कंडक्टर को रोटेट कराएंगे तो हमारे को डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, और वो कैसा होगा, अल्टरनेटिंग होगा, मतलब एसी होगा। तो ये जो एसी को चेंज करने के डीसी में, यहाँ पे क्या करते हैं हमारा, यहाँ पे हमारा लगा होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर बोले तो इसमें ऐसा छोटे छोटे सेगमेंट कटे हुए होते हैं, ये ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। इसमें छोटे छोटे सेगमेंट कटे हुए ऐसे होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट, और इसके ऊपर कार्बन ब्रश लगे हुए होते हैं यहाँ से करंट को कलेक्ट करने के लिए। तो ये करता है हमारा, जब हम जनरेटर की बात करें, ठीक है, डीसी जनरेटर की, डीसी जनरेटर में क्या करता है कि जो हमारा आर्मेचर में एसी है उसको कन्वर्ट कर देता है डीसी में। और जब हम बात करें डीसी मोटर की, डीसी मोटर की, ठीक है, तो क्या करता है कि जो हमारी सप्लाई होती है एसी, उसको कन्वर्ट कर देता है ये डीसी में, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा, कम्यूटेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिएक्टेंस वोल्टेज ऑफ डीसी मशीन इज टाइम्स ऑफ कम्यूटेशन। तो जो हमारा रिएक्टेंस वोल्टेज होता है डीसी मशीन में, रिएक्टेंस वोल्टेज वो होता है हमारा एल सेल्फ इंटू 2 आई अपॉन में टीसी। टीसी होता है हमारे यहाँ पे कम्यूटेशन टाइम, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है कि कम्यूटेशन टाइम से कैसा होता है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारा रिएक्टेंस वोल्टेज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा कम्यूटेशन टाइम का, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन। तो जो डीसी मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग है उसके साथ सीरीज में हम कौन सी वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं, तो जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके जो सीरीज में जिस आर्मेचर वाइंडिंग के हम कनेक्ट करते हैं कंपनसेटिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा रिएक्टेंस वोल्टेज होता है वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एल सेल्फ है इंटू 2 आई अपॉन टीसी। टीसी यहाँ कम्यूटेशन टाइम था, तो इस वोल्टेज को कंपनसेट करने के लिए हम यूज करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग का। तो ये होती है हमारी आर्मेचर के साथ में सीरीज में कनेक्ट, ठीक है। और जो हमारी कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग होती है, ये भी इसी के लिए होती है और ये भी सीरीज में कनेक्ट होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग और कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग है इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन आवर डीसी मशीन ऑन नो लोड द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो जब हम नो लोड पे डीसी मशीन की बात करेंगे तो कुछ इस टाइप से होती है, हमारा एन पोल होता है, ये हमारा एस पोल होता है, ठीक है। तो जो हमारा फील्ड फ्लक्स होता है कुछ इस टाइप से फ्लो होता है एकदम सीधे, क्योंकि नो लोड पे जो हमारा बीच में यहाँ पे आर्मेचर होता है, आर्मेचर में नो लोड पे बहुत कम करंट होती है, तो उसमें फ्लक्स नहीं होता है हमारे आर्मेचर में। तो उसके कारण क्या होता है कि जो हमारा मेन फील्ड फ्लक्स है वो डिस्टॉर्टेड नहीं होता, और वो एकदम सीधा सीधा होता है। तो इसके कारण जो हमारी मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस होती है एम एन ए, और जियोमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस एन ए, ये दोनों कैसी होती है, साथ में होती है, ठीक है। इसमें डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो जो ऑप्शन है हमारा, मूव फ्रॉम जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, बिल्कुल नहीं। मूव फ्रॉम जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, नहीं। कोइंसाइड्स विद द जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, मतलब साथ में होती है, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी साथ में होती है। यदि हमारा आर्मेचर लोडेड हो, ठीक है, आर्मेचर पे कोई ना कोई लोड हो, तो जो हमारा फील्ड वाइंडिंग होती है उसका जो फ्लक्स होता है कुछ इस टाइप से हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक ऐसा, फिर ऐसे ऐसे करके आर्मेचर रिएक्शन के कारण, आर्मेचर रिएक्शन, क्योंकि हमारे आर्मेचर के कंडक्टर में भी करंट फ्लो होगा लोड की कंडीशन में, तो उसके कारण हमारा फ्लक्स डिस्टॉर्टेड होगा। तो उसके कारण क्या होगा कि डीसी जनरेटर में जो मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस है वो रोटेशन की डायरेक्शन में कुछ एंगल पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो नो लोड पे पूछा है तो दोनों कैसे होंगी, साथ में होंगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।
यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।